Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our history class for class 12 and in this video we will continue our first chapter The Glorious Past of India and जो last part बचा है हमारे इस chapter का achievements of India in different fields like achievement of religious life, achievement of India in science, mathematics, art and culture. ये 2-3 topics remaining है which we will complete today. Achievement of religious life. Achievement of religious life में हम ये पढ़ेंगे कि एंशियंट इंडिया में एंशियंट इंडिया से ही जो इंडियन लोग रहे हैं वो काफ़ी रिलीजियस रहे हैं. दे बिलीव इन गॉड एंड गॉडेस. वो भगवान देवी देवताओं में शुरू से ही विश्वास करते हैं. एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस वी हैव फाउंड इन आर वेदास. वेदास में हम लोगों के अलग अलग तरीके के भगवान और देवी देवताओं का डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है. तो इंडिया वॉज रिगार्डेड एज वर्ल्ड गुरु और इंडिया को वर्ल्ड गुरु माना गया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कल्चर एंड द प्रॉस्पेरिटी. यानी कि अपने कल्चरल, रिलीजियस और अपने प्रॉस्पेरिटी की वजह से इसको वर्ल्ड गुरु माना गया है. वर्ल्ड टीचर इसको कहा गया है, टीचर ऑफ द वर्ल्ड. India was regarded as world guru on account of her culture, qualities and prosperity. यानी कि इसका जो कल्चर रहा है, कल्चर की जो फीचर्स रहे हैं, यहाँ की जो संस्कृति रही है, लोगों का पूजा पाठ में विश्वास होना, वर्शिप करना भगवान की, किसी भी प्रॉब्लम में यज्ञ वगैरह करना, अगर अचीवमेंट हुई है उसको तो यज्ञ करना, मतलब हमेशा जो वर्शिप करना गॉड को क्या करने के लिए, प्रेज करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसको खुश करने के लिए. तो हमारा इंडियन जो कल्चर रहा है वो काफ़ी रिलीजियस रहा है और प्रॉस्पेरिटी की वजह से इंडिया जो क्या जाना जाता है, वर्ल्ड गुरु. वर्ल्ड गुरु. तो इंडिया को वर्ल्ड गुरु क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल क्वालिटीज एंड प्रॉस्पेरिटी की वजह से. ऑल द गॉड एंड गॉडेस ऑफ द वैदिक पीरियड वर्ल्ड कॉल्ड आफ्टर द पावरिंग प्रॉपर्टी ऑफ नेचर. तो जितने भी गॉड एंड गॉडेस हैं वैदिक पीरियड के, उनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि उनके ऊपर नेचुरली सारे पावर होते हैं और इनके बहुत सारे नंबर है. देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ गॉड एंड गॉडेस. ऐसे कहते हैं कि हिंदू रिलीजन में 33 करोड़ देवी देवताओं माने जाते हैं. तो इनके जो नंबर है वो बहुत ह्यूज हैं. वैसे जितने भी जो गॉड एंड गॉडेस हुए हैं उनका 3 पार्ट में डिवीज़न किया गया है. पहला है हेवनली गॉड्स, यानी कि वो भगवान जो स्वर्ग में रहते हैं. अर्थली गॉड जो पृथ्वी पर रहते हैं और जो ब्रह्मांड में रहते हैं वो गॉड. तो हमने गॉड का डिवीज़न किया है, यानी कि भगवान का डिवीज़न किया है. दैन नंबर वॉज ह्यूज, यानी कि जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं, गॉड एंड गॉडेसेस यानी कि जो देवी देवता हैं ये बहुत संख्या में बहुत ज़्यादा है. 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं इन हिंदू रिलीजन. दे हैव बीन क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स और इन ह्यूज नंबर ऑफ गॉड एंड गॉडेस को 3 कैटेगरीज में 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. तो गॉड्स dwelling in heaven, यानी कि स्वर्ग में रहने वाले भगवान, कि वो भगवान जो स्वर्ग में रहते हैं कौन कौन से हैं? वरुण, सन, सावित्री, अदिति, वरुण, सन, सावित्री, अदिति, उषा, मित्रा, तो ये क्या है? ये वो भगवान है या ये वो गॉड एंड गॉडेस हैं जो जिनका निवास स्थान कहाँ है? स्वर्ग है. अब जो सेकंड ग्रुप बनाया गया है उन गॉड एंड गॉडेस का है जिनका जो रहने का स्थान है, जो कि निवास करते हैं अर्थ पर. तो अर्थली गॉड्स, अर्थली गॉड्स कौन कौन से हैं बेटा? अर्थली गॉड्स हैं हमारे अर्थ, पृथ्वी को भी गॉडेस माना गया है, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती एंड बृहस्पति. और दूसरा कौन सा माना गया है? बृहस्पति.
बृहस्पति। तो ये हैं वो गॉड एंड गॉडेस जिनका ड्वेल अर्थ है। तो हमने जो बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस हैं हिंदू रिलीजन में, उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, गॉड्स ड्वेलिंग इन हेवन और अर्थली गॉड्स और एटमॉस्फेरिक गॉड्स। एटमॉस्फेरिक गॉड्स का मतलब है वो गॉड्स, यानी कि वो देवी देवताएं, वो भगवान जो कि स्पेस में रहते हैं। तो ड्वेलिंग इन स्पेस, गॉड्स ड्वेलिंग इन स्पेस। स्पेस यानी कि जो ब्रह्मांड में रहते हैं वो देवी देवता। इसमें वरुण, व्यास, इंद्रा, रुद्रा, कौन कौन से आएंगे इसमें? वरुण, व्यास, इंद्रा, रुद्रा। तो दीज आर 3 ग्रुप्स, ये 3 ग्रुप्स हैं इन विच ह्यूज नंबर ऑफ गॉड एंड गॉडेस डिवाइडेड, जिसमें गॉड एंड गॉडेस को डिवाइड किया गया है। गॉड्स ड्वेलिंग इन हेवन, अर्थली गॉड्स एंड गॉड्स ड्वेलिंग इन स्पेस। अब हम बात करते हैं कि इनकी पूजा कैसे की जाती थी। तो इनको वर्शिप की जाती थी, कैसे के करते हैं भगवान की पूजा? या तो प्रेयर करके या फिर यज्ञ परफॉर्म करके। तो द गॉड एंड गॉडेसेस वर वर्शिप्ड बाय ऑफरिंग प्रेयर एंड परफॉर्मिंग द यजनास। इन सभी देवी देवताओं को जो प्रसन्न किया जाता था, प्रेज किया जाता है, इनको हैप्पी जो किया जाता था, वो परफॉर्मिंग प्रेयर यानी कि प्रार्थना करके, इनकी भजन कीर्तन करके एंड यजना परफॉर्म करके भी इनकी वर्शिप की जाती थी। द गॉडली पावर हैज़ परफॉर्म द वर्क ऑफ क्रिएशन एंड पीपुल। अब यहाँ पर ये बताया है कि गॉड, ये जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो भगवान की पूजा बाय परफॉर्मिंग प्रेयर और यजना से करते थे। अब हमें ये भी बताया गया है कि गॉडली पावर कैसे शो होता है कि भगवान के पास में पावर है। तो भगवान ने अपना पावर शो किया है बाय क्रिएटिंग पीपल, यानी कि लोगों की रचना करके, इंसान बना करके, मानव बना करके। एंड द गॉडली पावर हैज़ परफॉर्म द वर्क ऑफ क्रिएशन एंड पीपल वर्शिप। इट हैज़ बीन सेड इन ऋग्वेदा एकम सत विप्रहा बुद्धा वदंती। इसका मतलब क्या है कि सच और भगवान एक ही है। तो सच को भगवान कहा गया है ऋग्वेदा में। इट हैज़ बीन सेड ऋग्वेदा। तो हमारे धर्म के अंदर जो रिलीजियस अचीवमेंट रहा है हमारा, उसमें हमने पूरे जितने भी हमारे गॉड एंड गॉडेसेस रहे इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। और हमने रिलीजियस अचीवमेंट ये रहा है कि भगवान की वर्शिप हम लोगों ने प्रेयर और यजना से की। वन मोर थिंग, जो गॉडली जो पावर है, जो भगवान का जो पावर है, वो किस में शो हुआ है? वो हुआ है हैज़ परफॉर्म द वर्क ऑफ क्रिएशन में। किसका क्रिएशन? मानव का क्रिएशन में। इट हैज़ बीन सेड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में क्या कहा गया? ट्रूथ एंड गॉड आर वन, कि सच और भगवान दोनों ही एक है। द सेजेस हैव डिस्क्राइब्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। और साधु संतों ने इसको अलग अलग फॉर्म में बना दिया है। तो ऋग्वेदा में सच और भगवान को एक ही डिस्क्राइब किया गया है। अब एक उपनिषद में भी यही कहा गया है कि एक परम ब्रह्म है, यानी कि गॉड को क्या माना है? परम ब्रह्मा। इन उपनिषद ही हैज़ बीन कॉल्ड बाय द नेम ऑफ परम ब्रह्मा। उपनिषद में भगवान को परम ब्रह्मा के नाम से पुकारा गया है। एंड आवर सोल इज अ पार्ट ऑफ दैट परम ब्रह्मा। उपनिषद में भगवान को क्या कहा गया है? परम ब्रह्मा। एंड आवर सोल, जो हमारी आत्मा है, वो उसी परम ब्रह्मा की क्या है? पार्ट है, उसी का हिस्सा है। एंड आफ्टर दैट आवर डेथ, और हमारी मृत्यु के बाद में जो हमारी सोल है वो क्या हो जाती है? ब्रह्मा में ही मिल जाती है, वो एक हो जाते हैं। एंड इट वॉज कॉल्ड मोक्ष, और उसको मोक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है इन उपनिषद he has been called by the name of Param Brahma and our soul is a part of that Param Brahma. Brahma and soul are one and the same. उपनिषद में कहा क्या गया है कि ब्रह्मा यानी कि जो भगवान है और जो हमारी आत्मा है वो एक है और एक समान है। According to the philosophy of Upanishad, the whole universe has been created by Brahma. और उपनिषद की फिलोसफी ये भी कहती है कि जितना भी एटमॉस्फेयर है, जो वर्ल्ड है, इट वॉज अ क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा। इसको भगवान ने ही बनाया है, इसको भगवान ने बनाया है। एंड दिस यूनिवर्स अगेन, और ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो वर्ल्ड है,
वो एक बार फिर से क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी विद ब्रह्मा में। तो उपनिषद फिलोसफी क्या कहती है कि होल यूनिवर्स इज क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, ये भगवान की क्रिएशन है, भगवान की रचना है। एंड वंस अगेन दिस यूनिवर्स मिनगल, मिनगल का मतलब है मिक्स हो जाना है, उसी में मिल जानी है, मिनगल्स हो जाएगी विथ ब्रह्मा। द डिसॉल्यूशन ऑफ द सोल टू ब्रह्मा इज कॉल्ड द डिलीवर्स एंड मोक्षा। और आत्मा का भगवान से मिलन हो जाना, डिसॉल्यूशन हो जाना, घुल जाना, उनका मिलन हो जाना, वो क्या कहलाता है, मोक्षा कहलाता है। तो इस तरीके से हमारी रिलीजियस अचीवमेंट ये रही है कि उपनिषद में भगवान को परम ब्रह्मा कहा गया है और परम ब्रह्मा को ही इस यूनिवर्स का क्रिएटर कहा गया है। एंड सोल इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मा, और सोल को, हमारी आत्मा को, इसका भगवान का ही एक पार्ट माना गया है। अब हम बात करते हैं अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। तो रिलीजियस लाइफ की अचीवमेंट हमने पढ़ ली कि हमारी रिलीजियस लाइफ कैसी थी एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट टाइम में हमारी रिलीजियस लाइफ, हमारे एंशिएंट टाइम पर इंडिया को वर्ल्ड गुरु कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कल्चरल क्वालिटीज़ एंड प्रॉस्पेरिटी की वजह से। और ऑल द गॉड एंड गॉडेसेस, जितने भी देवी देवता हुए हैं ऑफ द वैदिक पीरियड वर कॉल्ड आफ्टर द पावरिंग प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। तो उनके पास में वैदिक पीरियड के जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनमें नेचर की सभी पावर प्रॉपर्टी रही है, यानी कि उनके पास में सारे नेचर को कंट्रोल करने का पावर रहा है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ इन इकोनॉमिक लाइफ। एंशिएंट इंडिया की हम इकोनॉमिक लाइफ की बात कर रहे हैं। वैसे इस पूरे चैप्टर में हमने एंशिएंट इंडिया को ही डिस्कस किया है, इसी वजह से हमने ग्लोरियस पास्ट कहा है। हमारा पास्ट ग्लोरियस क्यों रहा है? बिकॉज इन ऑल स्फीयर, सभी क्षेत्र में, चाहे वो कल्चर ले लो, इवन रिलीजियस, इकोनॉमिक, साइंस, मैथ, एस्ट्रोनोलॉजी, इन एवरी फील्ड इंडिया वॉज मास्टर। इंडिया क्या था? गुरु था, टीचर था, वर्ल्ड का वो सबसे बेस्ट था, एक्सपर्ट था इंडिया, और हमारे स्कॉलर्स इन एवरी फील्ड। वी गॉट बिग अचीवमेंट इन एवरी फील्ड, और हम लोगों ने सभी फील्ड में अचीवमेंट्स को गेन की थी, इसीलिए हमारा पास्ट क्या रहा? ग्लोरियस रहा था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ हमारी कैसी थी? इकोनॉमिक लाइफ रियली प्रॉस्पर थी, बेस्ट थी हमारी इकोनॉमिक लाइफ, वो पुअर नहीं थी या फिर हमारी इकोनॉमिक लाइफ वर्स नहीं थी। इंडियाज़ इकोनॉमिक लाइफ या इकोनॉमिक स्टेटस, जो एंशिएंट इंडिया था उसका इकोनॉमिक जो स्टेटस था वो बहुत ही प्रॉस्पर था। बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉस्पेरिटी इट वॉज कॉल्ड गोल्डन बर्ड। इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इंडिया एंशिएंट टाइम पर वेल्दी था और इसकी प्रॉस्पेरिटी से फैसिनेटेड हो करके ही, बाय फैसिनेटेड ऑफ इट्स प्रॉस्पेरिटी, फॉरेन इन्वेडर्स कैम इंडिया एंड दे इन्वेडेड इंडिया एंड प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया। इसकी इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा होने की वजह से ही इसको गोल्डन बर्ड के नाम से ही वर्ल्ड में फेमस था। और एंशिएंट टाइम पर इसकी वेल्थ से फैसिनेटेड हुए लोग, यानी कि जो बाहर के जो रूलर्स थे, फॉरेनर जो अटैकर्स थे, वो किस लिए यहाँ पर अट्रैक्ट हुए थे? बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि यहाँ के जो ह्यूज टेम्पल्स थे, यहाँ पर लॉट्स ऑफ गोल्ड के जो आइडल या मूर्तियाँ वगैरह थी, ठीक है, और ज्वेल वगैरह यहाँ पर सब थे, इनकी वजह से अट्रैक्ट हुए और वो इंडिया पर उन्होंने अटैक किया। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक लाइफ का। इकोनॉमिक लाइफ में वी विल डिस्कस कि यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, ऑक्यूपेशन में किस तरह से डेवलपमेंट लोगों ने किया था। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया इंडिकेट इट्स ग्लोरियस पास्ट। मैंने अभी भी आपको बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है कि हम जो है हमारा एंशिएंट इंडिया पुराने टाइम पर इकोनॉमिकली प्रॉस्पर था। प्रॉस्पर का मतलब होता है श्रमत था। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसकी जो आर्थिक प्रॉस्पेरिटी थी, समृद्धि थी, वो इसकी ग्लोरियस पास्ट को इंडिकेट करती है। वो इंडिकेट करती है कि इंडिया का जो पास्ट है वो ग्लोरियस था, स्वर्णिम था, गोल्डन था। ऑन द बेसिस ऑफ इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इट वॉज कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड। मैंने अभी भी आपको बताया कि इसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से ही इसको गोल्डन बर्ड कहा गया है। नाउ अब हम बात करते हैं कि मेन इकोनॉमिक सोर्स क्या थे एंशिएंट टाइम पर। तो जो मेन ऑक्यूपेशन था एंशिएंट टाइम पर वो एग्रीकल्चर था। क्या था बेटा? एग्रीकल्चर।
इंडिया हैज़ बीन चीफली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चर एंड कैटल ब्रीडिंग हैव बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती है और कैटल ब्रीडिंग और जो पशुपालन है, ये दोनों ही इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन रही थी। द काउ वॉज द, दूसरी बात, इन द ऋग्वेदा प्लॉइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, पुलिंग द प्लो बाय बुल एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन हैव बीन मेंशन। ऋग्वेदा में भी मेंशन हुआ है ये बात कि एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था एंशिएंट इंडिया का और इकोनॉमिक सोर्स था एंशिएंट इंडिया का। तो इस बात का प्रूफ हमें मिलता है कि इन ऋग्वेदा देयर इज द मेंशन ऑफ प्लॉइंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड पुलिंग द प्लो। पुलिंग द प्लो का मतलब होता है हल, बाय बुल। दिस वॉज इंडिकेट दैट, ये इंडिकेट करता है दैट मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक का जो मेन सोर्स था इंडिया का वो एग्रीकल्चर और कैटल ब्रीडिंग था। देयर इज अ रिकॉर्ड दैट थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो द लेदर इंडस्ट्री, द वुड इंडस्ट्री, स्टोन इंडस्ट्री फ्लॉरिश्ड वेरी वेल। अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर के अलावा देर आर मैनी रिकॉर्ड्स इन इंडियन हिस्ट्री, कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे मिलते हैं फ्रॉम विच वी गेट इंफॉर्मेशन दैट बिसाइड्स एग्रीकल्चर देयर वर अदर इकोनॉमिक सोर्सेज। वहाँ के इकोनॉमिक दूसरे सोर्सेज भी थे, लाइक इन एंशिएंट इंडिया देयर वर वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज लाइक लेदर इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री एंड स्टोन इंडस्ट्री फ्लॉरिश्ड वेरी वेल। कि एंशिएंट इंडिया में एग्रीकल्चर के अलावा अदर इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड थी। वो अदर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी? लेदर इंडस्ट्री, स्टोन इंडस्ट्री एंड वुडन इंडस्ट्री, एंड वी हैव रिकॉर्ड अबाउट दिस। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड इंडस्ट्रीज के अलावा जो तीसरा जो था इकोनॉमिक सोर्स वो था ट्रेड। ट्रेड इन दोज डेज वॉज हाईली डेवलप्ड, और एंशिएंट टाइम से ही हम लोगों ने देखा है ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। हम लोगों ने देखा है कि इंडिया का ट्रेड रिलेशन भी रहा है, व्यापारिक रिश्ता भी रहा है फॉरेन कंट्रीज से, जिसमें चाइना का जो सिल्क रूट है वो काफ़ी फेमस रहा है। और जो हमारे ट्रेडर्स थे वाया सी रूट और लैंड रूट ट्रेड को डेवलप उन लोगों ने किया था। ट्रेड इन दोज डेज वॉज हाईली डेवलप्ड, वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड था। इन ऋग्वेदा देयर इज अ मेंशन अबाउट हैविंग 100 ओर्स। इन द तैतीयारा उपनिषद देयर इज अ मेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन इन प्लेंटी। ध्यान से सुनिए कि हमारे जो एंशिएंट बुक्स हैं, जो ऋग्वेदा है, उपनिषद से, उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इंडिया का जो ट्रेड है वो वाया सी रूट होता था। कैसे? इन ऋग्वेदा देयर इज अ मेंशन ऑफ ए बोट, एक बोट का मेंशन है, एक बोट का उल्लेख है विद हैड 100 ओर्स। 100 ओर्स किसे कहते हैं? जो पतवार होती है उसे कहते हैं। तो इट मीन्स दिस इज द प्रूफ दैट वी इंडियन हैड ट्रेड रिलेशन विथ वाया सी रूट। हम लोगों का ट्रेड रिलेशन सी रूट से भी होता था विथ फॉरेन कंट्रीज। इट इज़ द प्रूफ, ये प्रूफ है। एंड उपनिषद्स में भी, तैत्तिय उपनिषद में मेंशन मिलता है प्लेंटी फूड प्रोडक्शन का। ड्यूरिंग द पोस्ट पीरियड, ये तो पोस्ट पीरियड की बात होगी, पोस्ट वैदिक पीरियड की बात हो गई कि एग्रीकल्चर और ट्रेड क्या था, हम लोगों का मेन इकोनॉमिक सोर्स था। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद में एग्रीकल्चर में क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। इरिगेशन सिस्टम में भी डेवलपमेंट हुआ, विच कैन बी प्रूव्ड, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? न्यू टेक्निक्स वर डेवलप्ड इन एग्रीकल्चर। ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर में नई टेक्निक्स डेवलप्ड हुई। देयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लो, क्योंकि पोस्ट वैदिक पीरियड के जो टेक्स्ट हमें मिलती हैं तो उनमें डिस्क्रिप्शन है द प्लो पुल्ड बाय 4, 6, even 12 बुल्स, कि ऐसे प्लो का भी उसमें मेंशन मिलता है, या ऐसे प्लो के बारे में भी लिखा मिलता है जिनको खींचा गया था 4, 6 और 12 बुल ने, यानी कि इनके द्वारा खींचा गए थे हल। तो इससे क्या पता चलता है कि बड़ी क्वांटिटी में एग्रीकल्चर होने लगा था। और दूसरी बात, द सिस्टम ऑफ द कमर्शियल चैम्बर ऑल्सो हैड कम इन द वॉग्यू। द वर्ड सृष्टि, गण, गणपति हैव बीन यूज्ड इन देयर कनेक्शन। और ये गण, गणपति, ये सब क्या थे? ये ट्रेड की फर्म्स थी, ये ट्रेडर्स के ग्रुप्स के नेम थे। ड्यूरिंग द एपिक एज, अब हम बात करते हैं एपिक एज की। पहले वैदिक एज में हमने बात करी
वैदिक हेल्थ में हमने बताया कि एग्रीकल्चर और कैटल ब्रीडिंग क्या था, मेन ऑक्यूपेशन था, अंडरस्टूड। और ट्रेड भी मेन ऑक्यूपेशन रहा है, फॉर विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऋग्वेदा। देयर इज अ मेंशन ऑफ अ बोट विथ 100 oars कि ट्रेड था हमारा फॉरेन कंट्री से, इसका हम लोगों को प्रूफ मिलता है ऋग्वेदा में। और ऋग्वेदा में एक ऐसी बोट का, एक ऐसी नाव का मेंशन है जिसके 100 oars है। आफ्टर वैदिक पीरियड we get knowledge information about the agriculture development। वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद में, पोस्ट वैदिक पीरियड में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। वो किस तरह से कह सकते हैं कि देयर इज़ अ मेंशन दैट प्लो, जो हल होता था, वॉज पुल्ड बाय 4, 6 and 12 bulls ड्यूरिंग द इपिक एज। इपिक एज कौन सा है, महाभारत एंड रामायण पीरियड। मेंशन ऑफ 2 चीफ प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन मेड, तो उसके अंदर 2 चीफ प्रोड्यूस का जो उत्पादन है उसकी बात कही गई है, वीट्स का एंड क्रॉप्स का। इसके अलावा जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 पार्ट और 1/10 पार्ट वॉज गिवन टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। और टैक्स भी क्या होती थी, एक इकोनॉमिकली जो इनकम की सोर्स हुआ करता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि जो इकोनॉमिकली जो हमारा इंडिया रहा है वो क्या रहा है, प्रॉस्पर रहा है। और प्रॉस्परिटी, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंडिया वाज कॉल्ड गोल्डन बर्ड, इसको सोने की चिड़िया कहा गया था। उसके बाद हमने डिस्क्राइब किया है इंडिया के अलग अलग इकोनॉमिक सोर्स। इकोनॉमिक सोर्स में क्या क्या है, एग्रीकल्चर के साथ साथ में इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री, वुडन इंडस्ट्री एंड स्टोन इंडस्ट्री, ट्रेड। उसके बाद हमने बताया कि एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप हो चुका था इन पोस्ट वैदिक पीरियड। इन इपिक एज में 2 मेन प्रोड्यूसर्स के नाम बताएं, वीट्स एंड क्रॉप्स। एंड जितनी भी क्रॉप्स होती थी उसका 1/6 या 1/10 पार्ट वॉज गिवन टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की इनकम की सोर्स हुआ करते थे और इंडिया काफ़ी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर था। अब हम लोगों के भी बाद में बचता है अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट। आर्ट के फील्ड में हमारा अचीवमेंट in the field of art, no doubt in the field of art India got lots of achievement। इंडिया बहुत सारा अचीवमेंट इसमें गेन किया है, चाहे वो लिटरेचर का ले सकते हो आप, या फिर टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन, स्तूपास, आइडोल्स, मूर्तिकला, पेंटिंग, इन एवरी फील्ड ऑफ आर्ट का चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें हमारा इंडिया क्या रहा है, सबसे आगे रहा है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं, या हम एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्रॉम विच वी कैन प्रूव दैट वी गॉट लॉट्स ऑफ अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट। तो हम वो एग्जाम्पल्स देने वाले हैं यहाँ पर। बोथ द जैन एंड बुद्धा रिलीजन हैव कॉन्ट्रीब्यूट इन लॉट्स इन दिस फील्ड, कि दोनों ही धर्म जो रहे हैं वैदिक पीरियड में तो काफ़ी अचीवमेंट हुआ ही था, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ ही था आर्ट के फील्ड में। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जैन रिलीजन और बौद्ध रिलीजन दोनों ही ने ही बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था इन दिस फील्ड, यानी कि आर्ट के फील्ड में। तो बोथ द जैन रिलीजन एंड द बुद्धा रिलीजन हैव कंट्रीब्यूटेड लॉट्स ऑफ इन द फील्ड ऑफ आर्ट। द फॉलोअर्स ऑफ बोथ रिलीजन, इनके जो फॉलोअर्स थे इन्होंने कैरी आउट किया, यानी कि स्प्रेड किया, लेकर गए, एंड ब्रॉट और लेकर आए। क्या लेकर गए और क्या लेकर आए, पिक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ द टेम्पल्स, टेम्पल्स के डिफरेंट डिज़ाइन, मोनास्ट्रीज, चैत्यास, विहार्स, स्तूपास, आइडोल्स एंड केव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर पार्ट। ध्यान से सुनिए कि जो बुद्धा रिलीजन एंड जैन रिलीजन रहे हैं, बोथ रिलीजन हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ आर्ट। इन दोनों ने ही बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट। द फॉलोअर्स ऑफ द बोथ रिलीजन कैरिड आउट एंड ब्रॉट डिज़ाइन, और जो डिज़ाइन थे इन पिक्चर्स थे टेम्पल्स के, आइडोल्स के, स्तूपास के, मोनास्ट्रीज के, इन सबको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ कंट्री स्प्रेड भी किया इन्होंने। ठीक है, हम एक वन वर्ड कह सकते हैं कि इन्होंने स्प्रेड किया था। बुद्धा केव्स एट कॉल्वी। अब हम बात करते हैं कि आर्ट में बुद्धा केव ऑफ कैल्वी, बुद्धा केव ऑफ
कौलवी। कौलवी में जो बुद्धा की जो गुफा है वो आर्ट के नज़रिए से बहुत फेमस है। द स्तूपास ऑफ सांची, द स्तूपास ऑफ सांची, सांची का जो स्तूपा है वो भी वर्ल्ड फेमस है। द चैत्य एंड विहार्स एट द कैनहरी, चैत्यास एंड विहारास एट कन्हरी मुंबई, एट कन्हरी मुंबई। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ बुद्धिस्ट एज। ये तीनों चीज़ें बुद्धिस्ट एज के यानी कि बुद्धा युग के एक अच्छे एग्जाम्पल है आर्ट को लेकर के। द बुद्धा आइडल फ्रॉम सारनाथ, जो बुद्धा आइडल है यानी कि बुद्धा की जो मूर्ति है, बुद्धा आइडल, इस आइडल का मतलब होता है मूर्ति, स्टैचू भी हम इसको कह सकते हैं। द बुद्धा आइडल, द बुद्धा स्टैचू फ्रॉम सारनाथ, सारनाथ में जो बुद्धा स्टैचू है इज द क्लाइमैक्स, यानी कि ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ इंडियन आइडल, यानी कि इंडियन मूर्ति कला का जो इंडियन मूर्ति कला है, आइडल मेकिंग आर्ट, इंडियन आइडल मेकिंग आर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है बुद्धा आइडल सार्थ या बुद्धा स्टैचू ऑफ सारनाथ। बुद्धा आइडल ऑफ सारनाथ की बुद्धा स्टैचू जो सारनाथ में है इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टैचू मेकिंग आर्ट, मूर्ति कला का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड फ्रेस्को पेंटिंग ऑफ अजंता एलोरा केव, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज में इसको इंक्लूड किया गया है। तो इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग वाले आर्ट में भी हमारा इंडिया एंशिएंट टाइम से क्या रहा है, बहुत ही एक्सपर्ट रहा है। हम मॉडर्न टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस चैप्टर में एंशिएंट इंडिया के अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, तो बुद्धा पीरियड की हमने बात कर ली कि बुद्धा पीरियड का जो बुद्धा एज है उसके अंदर ये हमारी अचीवमेंट्स रही हैं। वैदिक पीरियड में क्या रहा है, इंडियंस वर कैपेबल ऑफ मेल्टिंग मेटल्स। वैदिक पीरियड में ये बात कही गई है कि वैदिक पीरियड से ही जो हमारे इंडियंस हैं वो मेटल मेल्टिंग में यानी कि धातुओं को पिघलाने में एक्सपर्ट रहे थे। एंड कुड हैमर दिस मोल्टन मेटल इनटू डिफरेंट शेप्स, और इस पिघले हुए मेटल्स को डिफरेंट शेप या उसके डिफरेंट आकृति या मूर्ति बना सकते थे। इन ऋग्वेदा देयर इज अ मेंशन ऑफ मेकिंग ऑर्नामेंट्स फ्रॉम गोल्ड। ऋग्वेदा में ऑर्नामेंट यानी कि ज्वेलरी बनाने की कला का भी मेंशन मिलता है गोल्ड से, एंड गोल्ड कॉइन का भी हम लोगों को वहाँ पर मेंशन मिलता है। द वैदिक आर्यंस वर फैमिलियर विद द वेविंग क्लॉथ्स। दूसरी बात, कपड़ा बनाने की कला में भी हमारे वैदिक आर्यंस जो थे वो क्या थे, एक्सपर्ट थे। वेविंग क्लॉथ्स यानी कपड़ा बुनने में भी, और जो कपड़ा बुनकर थे उनको क्या कहा जाता था, वियान। तो इन जो हमारे वैदिक आर्यंस थे वर एक्सपर्ट इन वुवन क्लॉथ्स, यानी कि कपड़ा बनाने में वो एक्सपर्ट थे। हम लोगों के जो वैदिक आर्यंस थे वर फैमिलियर विद द वेविंग क्लॉथ। और जो द वेवर्स थे, द वेवर्स वर कॉल्ड, द वेवर्स कॉल्ड, वेवर्स को क्या कहा जाता था, वियान। वेवर्स को क्या कहे देते थे, वियान। ओके। एंड द वुवन क्लॉथ था, जो बुना हुआ कपड़ा होता था, एंड द वुवन क्लॉथ्स, और जो वुवन क्लॉथ्स होते थे, जो बुने हुए कपड़े होते थे, उनको कहते थे वयून। तो वयान, वेवर्स, वयून, वुवन क्लॉथ। और जो स्पिनिंग होता था, जो चक्कर होता था, उसको कहते थे स्पेंडल। जो स्पेंडल होता था जिस पर कपड़ा बुना जाता था उसको तंत्रा कहते थे। एंड थ्रेड, और जो कॉटन का जो थ्रेड होता था उसे तंतु कहा जाता था। ओके, वो किसके लिए कहा जाता था, कॉटन थ्रेड। कॉटन थ्रेड वॉज कॉल्ड तंतु, उसको हम कहते थे तंतु। कॉटन थ्रेड को क्या कहा जाता था, और स्पेंडल को कहा जाता था तंत्रा।
अंडरस्टूड। तो वुवन क्लॉथ से हमारे जो वैदिक आर्यंस थे या वैदिक पीरियड के लोग थे वो उससे फैमिलियर थे और वो कपड़ा बुनने की कला में भी एक्सपर्ट थे। तो हमने आर्ट में, फील्ड ऑफ आर्ट में क्या पढ़ा? फील्ड ऑफ आर्ट में ये पढ़ा कि मूर्ति बनाने की कला हो या फिर आर्किटेक्चर हो या पेंटिंग हो या इन द फील्ड ऑफ मेकिंग क्लोथ्स हो, इन एवरी फील्ड ऑफ आर्ट इंडियन एंशिएंट इंडिया क्या था? एक्सपर्ट था। हम बुद्धा पीरियड की बात करते हैं तो बुद्धा पीरियड में हम लोगों को जो आइडल मेकिंग का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो बुद्धा स्टैचू ऑफ सारनाथ से मिलता है और हमारे पेंटिंग के बेस्ट एग्जाम्पल हमें अजंता एलोरा केव से मिलते हैं। और हम लोगों का जो वैदिक पीरियड से ही मेटल मेल्टिंग करने का जो नॉलेज है वो एंशिएंट इंडियन को रहा है, एंशिएंट इंडियन के लोगों को रहा है। और वैदिक आर्यन के लोग जो थे वो फैमिलियर थे विद द वेविंग क्लोथ्स, कपड़ा बुनने में। इस तरीके से हम आर्ट की फील्ड में भी हमारा इंडिया क्या रहा है? प्रॉस्पर रहा है। तो इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, इन द फील्ड ऑफ आर्ट, तो इन तीनों फील्ड में ही हमारा इंडिया का क्या रहा है? प्रॉस्पर रहा है, एक्सपर्ट रहा है। इसीलिए हमारा इंडिया का पास्ट क्या रहा है? ग्लोरियस रहा है। नेक्स्ट ये चैप्टर हम लोग करेंगे कल कंप्लीट। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।